जो फीमेल्स हमें सुन रही हैं, अगर वो सीधे खड़े होकर ज़मीन पर हाथ नहीं लगा सकती तो मान लें कहीं कोई गड़बड़ है। डेफिनेटली हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच करें। मैं आपको गारंटी करती हूँ कि जो आपकी फॉरवर्ड बेंडिंग बिफोर द स्ट्रेच थी और आफ्टर द स्ट्रेच थी वो डिफरेंट हो। कुछ चीज़ें हैं जो वो नहीं कर पाएंगी आफ्टर 35। अगर आपने बिल्कुल भी वर्कआउट नहीं किया है तो मोस्ट ऑफ देम विल हैव वीकनेस। आप थोड़ी बहुत वेट ट्रेनिंग करके बहुत ही कंफर्टेबल लाइफ जी सकते हो। पुशअप्स में लेडीज को बड़ी प्रॉब्लम आती है। ऐसा क्यों? मुझे भी आती है। जेंट्स की जो अपर बॉडी स्ट्रांग होती है और लेडीज की लोअर बॉडी स्ट्रांग होती है। आप बस वॉल के सामने खड़े हुई आपका जो गैप है वो हाथों के साथ इतना रहेगा। पॉडकास्ट सुनते सुनते आप सब ट्राई कर लो। जैसे जैसे एज बढ़ती है और फिर हम सबसे पहले फ्रेजाइल होने लगते हैं, कमज़ोर होने लगते हैं, हाथ पैर कांपने लगते हैं। 35 क्या 40 50 मेरे पास क्लाइंट है वो 70 हैं, 72 साल में उन्होंने वेट ट्रेनिंग शुरू की है मुझसे। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि आप हर एज में आप वर्कआउट कर सकते हो। पानी पीना और सोना भी फिटनेस का पार्ट है। ऑफ कोर्स वाटर इनटेक इज इम्पॉर्टेंट। नींद एक ऐसी चीज़ है जिसमें रिकवरी होती है आपकी बॉडी की। 20 मिनट की वॉक काफ़ी रहेगी। मैं आपको हैक दे रही हूँ वॉक का। वॉक करते हुए 4 महिलाएं एक साथ वॉक कर सकती हैं। एक और पैरामीटर है फिटनेस का, हैप्पीनेस का, वो उसमें जाने दो। एक बहुत पुराना विज्ञापन था जिसकी टैगलाइन थी, तेरे दिल की बात मैं जानूं। वैसे ये कुकर का था, लेकिन दिल की बात जानने की जहाँ तक बात है तो आज हम महिलाओं के दिल की बात करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि लगभग हर महिला के दिल में ये है कि उम्र उनकी चाहे 20 हो या 70 साल हो, सेहतमंद दिखना है, खुश दिखना है, फिट दिखना है, पतला दिखना है और गोरा दिखना है। हो तो ये सब कुछ सकता है, लेकिन बिना शॉर्टकट के। आज आप ये पॉडकास्ट पूरा सुनिए तो 40 मिनट का ये शॉर्टकट जो पॉडकास्ट है ये आपको ये ज़रूर बताएगा कि आप किस तरह से बिना शॉर्टकट अपनाए ये सारे गोल्स अचीव कर सकते हैं। यानी कि पतले भी हो सकते हैं, गोरे भी दिख सकते हैं, सेहतमंद भी रह सकते हैं और कोशिश हमारी ये रहेगी कि आप खुश भी रहें। आपके सवालों के जवाब लेकर हम आए हैं। हमारे साथ एक्सपर्ट के तौर पर आज कोमल गौड़ हैं, जो कि विमेन फिटनेस एक्सपर्ट हैं और साथ ही साथ रिहैबिलिटेशन और इंजरी मैनेजमेंट में भी अपनी महारत रखती हैं। यानी आपको अगर कोई परेशानी हो जाए और उसके बाद आपको लगे कि अब हम ये बहुत सारी एक्सरसाइजेज या बहुत सारे काम नहीं कर सकते, तो उन सवालों के जवाब भी आज आपको मिलेंगे। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। सबसे पहले तो वैसे महिलाओं से उनकी उम्र पूछनी नहीं चाहिए लेकिन अगर हम अपनी ऑडियंस के लिए बताना चाहें कि आपको मैं 20 साल से जानती हूँ और जितनी बार मिलती हूँ आप यंग हो जाती हैं, तो उसका भी कोई सीक्रेट है क्या? उसका सीक्रेट है फिटनेस, मेरे लिए तो। ओके, फिटनेस की जब हम बात करते हैं तो आमतौर पर हमें लगता है अच्छा 1 घंटा निकालना है 24 घंटे में से, वो उसमें हमें कुछ करना है, या तो हम रनिंग के लिए चले जाएंगे या हम एक्सरसाइज कर लेंगे, योगा कर लेंगे या कुछ और कर लेंगे और वो हो गई फिटनेस। आप भी फिटनेस को ऐसे ही देखती हैं? नहीं, मैं फिटनेस को ऐसे बिल्कुल नहीं देखती हूँ, बिकॉज मुझे ये लगता है कि देखो फिटनेस के जो पैरामीटर्स होते हैं वो खाली स्ट्रेंथ में नहीं होंगे या एंड्योरेंस में नहीं होंगे। उसमें एक फ्लेक्सिबिलिटी भी चाहिए, एजिलिटी भी चाहिए, मोबिलिटी भी चाहिए, स्टेबिलिटी भी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब आप कितना बेंड कर सकते हो, क्योंकि अगर बॉडी फ्लेक्सिबल होगी तो एक्स और पेन्स भी कम होंगे। स्ट्रेंथ भी चाहिए, बिकॉज लाइफ में मूव करने के लिए हमें स्ट्रेंथ चाहिए ही चाहिए। स्टेबिलिटी होती है बैलेंस के लिए। हमारे लिए बैलेंस बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे हमारी एज होती है सबसे पहले हमारा बैलेंस बिगड़ता है और लोग ज्यादातर गिर के उनको चोट लगती है, क्योंकि आपके रिफ्लेक्स एक्शन जो होते हैं ना वो बदल जाते हैं। तो जब मैं फिटनेस की बात करती हूँ तो मैं एक टोटलिटी में बोलती हूँ कि आप सब चीज़ों पे काम करें। आप अपनी सबसे पहले स्टेबिलिटी पे काम करें, मोबिलिटी पे काम करें, जैसे जो रेंज ऑफ मोशन होता है आपकी बॉडी का स्टिफ ना होए, और स्ट्रेंथ पे करें और एंड्योरेंस पे करें। ये चारों पैरामीटर्स तो मेन है, वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन ये मेन है। तो अगर मैं इसी में से उठाऊं, आपने पहला शब्द यूज किया फ्लेक्सिबिलिटी, आप कितना बेंड कर सकते हो। अभी जो फीमेल्स हमें सुन रही हैं, अगर वो सीधे खड़े होकर जमीन पर हाथ नहीं लगा सकती तो मान लें कहीं कोई गड़बड़ है। डेफिनेटली है। अब इसको बढ़ाएं कैसे? देखो हमारी जो बॉडी है, जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है, आप दिन में देखो हमारे 5 मूवमेंट्स तो होती हैं, ठीक है। एक पुशिंग की मूवमेंट होती है, कुछ हिलाया ये किया। एक पुलिंग की मूवमेंट होती है, कुछ उठाया। एक होती है बेंडिंग की, ठीक है। एक ट्विस्टिंग की, कुछ उधर से लिया कुछ यहाँ रखा, ठीक है। और एक होता है लिफ्टिंग की। जी, 5 मूवमेंट्स हमारी बॉडी करती है। इनमें से कोई भी एक मूवमेंट नहीं होगी तो उससे स्टिफनेस आ जाएगी, और वो स्टिफनेस जो एक जगह आई है धीरे धीरे सब जगह आ जाएगी। स्टिफनेस जो होता है वो पहला साइन होता है कि देयर इज सम गड़बड़। ओके, आप अगर बेंड कर रहे हो, नहीं टच कर पा रहे हो, या तो बैक में कुछ प्रॉब्लम है।
और 90% जो लोग फॉरवर्ड बेंड करते हैं और अगर फ्लोर को नहीं टच कर पाते हैं तो उनकी हैमस्ट्रिंग्स बहुत टाइट होती हैं, जैसे बैठने की अच्छा, ये पीछे की जो मसल होती है ना वो बहुत टाइट होती है। आमतौर पर फीमेल सोचती है हम झुक नहीं पा रहे, तो शायद कमर में प्रॉब्लम है। अब कमर जो है, कमर की प्रॉब्लम आप किसी भी डॉक्टर से पूछेंगे वो करेगा कि भैया स्ट्रेचिंग करो लेग्स की। याद है, हमेशा स्ट्रेचिंग बोलते हैं कि भाई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। तो कमर तो सेंटर में है ना, सारी मसल्स जो है लेग्स की, जब आप चलते हो तो वो बैक और लेग की मसल्स काम करती है। तो अगर आप थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करोगे, मैं सारी लेडीज को गारंटी देती हूँ, हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच करें। बड़ा सिंपल है, आप खड़े होके एक पैर किसी भी हाइट पे जहाँ पे आप कंफर्टेबली रख सकते हैं, एक पैर आपका नीचे, आप चाहे चेयर पे रखिए या सोफे पे रखिए, अगर वो इजी आप टेबल पे रख दो, वॉल पे टिका दीजिए। वॉल पे टिकाने में थोड़ा बैलेंस का इश्यू होता है, तो जैसे चेयर या टेबल या बेड पे रख लो और उसको आप हल्का सा स्ट्रेच करो। दोनों साइड, दोनों पैर आप रखिएगा, फॉरवर्ड बेंड नहीं करिए, बस स्ट्रेच करिए। इतना हो कि आपको ना थाइज में पीछे पता चले कि मेरे को कुछ हल्का सा खिंचाव हो रहा है। उसको आप 30 सेकंड से लेके 1 मिनट जो आपको कंफर्टेबल लगता है, क्योंकि आप एक ही बार कर रहे हो, आप एक ट्रायल मार रहे हो कि भाई ये काम भी करेगा कि नहीं, तो आप करो दोनों तरफ। और मैं आपको गारंटी करती हूँ कि जो आपकी फॉरवर्ड बेंडिंग बिफोर द स्ट्रेच थी और आफ्टर द स्ट्रेच थी वो डिफरेंट होगी उसी वक्त। ये छोटी सी चीज है, वो स्लाइटली काम करती है पर इट विल वर्क। अच्छा, और अगर हम देखो, आपको मैं एक क्विक फिक्स इसलिए बता रही हूँ बिकॉज जैसे हमें कोई इशू या कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें बहुत ज्यादा स्ट्रेस कर देती है। आपको थोड़ी सी भी इम्प्रूवमेंट जो मिलती है ना, उससे एक मोटिवेशन मिलती है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये आपका रामबाण इलाज है, मैं ये कह रही हूँ कि आप देखो कि थोड़ी मूवमेंट और थोड़ी स्ट्रेचिंग में किस तरह का फायदा होता है। और अगर इतनी सी में इतना फर्क आ रहा है तो अगर हम रेगुलर ये करें तो इमेजिन करो आप इतनी सी चीज में अगर आपको इतना फर्क आ रहा है, 5 से 7 मिनट की जो स्ट्रेचिंग है, इट कैन डू वंडर्स, मतलब वंडर्स टू यू। आप खुद ही हैरान हो जाओगे। आप सुनते होगे लोगों से ना कि मैंने योगा शुरू किया, आई फील बेटर। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, बताओ, बहुत फायदा होता है, लेकिन हाँ, कंसिस्टेंसी इज द की। कंसिस्टेंसी दूसरा आपने शब्द इस्तेमाल किया मोबिलिटी। जैसे अब मसल लॉस ज़्यादा होने लगता है जैसे जैसे एज बढ़ती है, और फिर हम सबसे पहले फ्रेजाइल होने लगते हैं, कमज़ोर होने लगते हैं, हाथ पैर कांपने लगते हैं। उसको मेंटेन करने के लिए भी क्या कुछ किया जा सकता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे आपने मेरा इंट्रोडक्शन जब दिया ना कि मैं 20 से 70s की एज ग्रुप के लोगों को डील करती हूँ, तो मैंने देखा कि 20s जो होता है उसमें ना हमारी मसल्स बड़ी अच्छी होती हैं। सो मसल्स का काम क्या है? दे होल्ड द बोन्स, और जब वो बोन्स को पकड़ के रखेंगी तो वो आपकी जॉइंट्स को अच्छे से रखेंगी, राइट? तो उसकी वजह से क्या है कि आपकी जॉइंट्स को सपोर्ट मिल रही है, तो जॉइंट पेन्स 20 में बहुत कम होते हैं, वो तो धीरे धीरे एज के साथ आते हैं। बिल्कुल, एज के साथ क्या हो रहा है कि जो मसल वीक हो रही है तो वो जॉइंट्स को उस तरह से पकड़ नहीं रही है, तो आपका स्केलेटल सिस्टम भी वीक हो रहा है। ओके, यू गेट इट? सो बोन्स को सपोर्ट मसल्स, टेंडन्स, लिगामेंट जिससे मिलती है। तो जैसे आपका क्वेश्चन था कि हम इसको स्ट्रेंथन करेंगे तो क्या फायदा होगा? मसल ट्रेनिंग जो भी है, अब मसल ट्रेनिंग में ना बॉडी वेट से ज़्यादा मैं थोड़े से एक्स्ट्रा वेट्स के साथ प्रेफर करूँगी, स्पेशली लेडीज़ को करने के लिए, क्योंकि एज यू गेट ओल्डर ना आपके 3 से 5% मसल लॉस हो रहा होता है एवरी 7 to 10 years। अच्छा, इतना हो रहा होता है। किस उम्र के बाद मसल लॉस शुरू? मसल लॉस वैसे तो 35-40 के बाद शुरू होता है कई लोगों को, और पोस्ट मेनोपॉज तो डेफिनेटली होता है। पर आजकल जैसे आप देख रहे हो बच्चे, यंगस्टर्स भी जो हैं, दे आल्सो हैव दीज प्रॉब्लम्स। यू विल कम अक्रॉस सो मेनी यंगस्टर्स, क्योंकि मूवमेंट इतनी कम हो गई है। मूवमेंट तो इम्पोर्टेंट ही है, राइट? बच्चों में भी मसल लॉस हो रहा है? बच्चों में इतना नहीं होगा क्योंकि वो खेलते है। देखो, मैंने अगेन वही कहा कि 20s-30s तक आप फिर भी खींच लेते हो, आपकी बॉडी में इतना रहता है, बट पोस्ट 30 सबसे ज़्यादा मसल लॉस होता है। और जब आप वेट ट्रेनिंग करते हैं तो मसल दे विल होल्ड योर जॉइंट्स प्रॉपर्ली। उससे क्या होगा कि अगर वो जॉइंट्स को प्रॉपर्ली पकड़ते हैं तो पॉस्चर आपका बेटर रहता है। उस बेटर पॉस्चर में आप एक्सरसाइज करते हो। इमेजिन करो कि आपका पॉस्चर अच्छा नहीं है और आप वर्कआउट कर रहे हो, यूल गेट इंजरीज। एंड जो हम बात कर रहे हैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और मोबिलिटी ये दोनों साथ साथ चलती हैं। तो पर आपने जैसे कहा कि 35 के बाद मसल लॉस शुरू होता है और मेनोपॉज के आसपास वो ज्यादा हो जाता है। आमतौर पर इस एज की महिलाएं ये सोचती हैं कि अब तो हमारी उम्र बढ़ गई, अब हम वेट ट्रेनिंग नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। आप क्या कहेंगी, मिथ है? ओ माय गॉड, दैट इज सो ट्रू। मैं मतलब कहाँ से खड़े होके बोलूँ कि भाई प्लीज वेट ट्रेनिंग करो। 35 क्या, 40-50 मेरे पास क्लाइंट है, वो 70 हैं, 72 साल में उन्होंने वेट ट्रेनिंग शुरू की है मुझसे। शुरू की है उन्होंने, मतलब? कभी नहीं की थी। उन्होंने मुझसे एक कैजुअल क्वेश्चन पूछा था
कि मुझे फायदा होगा कि नहीं। मैंने कहा आप ट्रायल करो ना, आप मुझे क्वेश्चन पूछ रहे हो, बात करने से नहीं होगा, करके देखो। उन्होंने 6 महीने के लिए आई थी, 2 साल हो गए उनको मेरे साथ। तो अगर 70 साल में हम मान के चल रहे हैं कि मसल्स गई आपकी, आपने कोई एक्सरसाइज नहीं की है, आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा कुछ बचा नहीं, 70 साल में पहले तो वेट ट्रेनिंग शुरू कैसे करेंगे? और दूसरी बात, जो मसल लॉस हो चुका, क्या उसमें भी कुछ फ़ायदा हो जाएगा? रीगेन कर पाएंगे हम कुछ? देखो, एक्सरसाइज आप किसी भी स्टेज पे शुरू करोगे सही होगी। मैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये बोलूँगी कि प्लीज़ जब आप किसी ट्रेनर के पास जा रहे हैं तो वो सर्टिफाइड ट्रेनर होना चाहिए। आप देखो, जैसे हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो बाहर लिखा होता है ना, MS है या ऑर्थोपेडिक है या डेंटिस्ट है, तो हमें अंदाजा होता है कि भाई ये इसके हम जा रहे हैं। तो यूजुअली मैं सब ट्रेनर्स को भी, क्लाइंट्स को भी बोलती हूँ कि तुम ट्रेनर के पास जा रहे हो, उसको पूछो तो सही तुमने क्या किया है, तुम्हारे पास क्या सर्टिफिकेशंस है। बिकॉज अगर कोई 60 या 70 वाला जा रहा है, वो पूरी हेल्थ आपके हाथ में दे रहा है। बिल्कुल। कोई इंजरी होगी तो उसकी तो जो फॉरवर्ड किया तो बैक गियर लग जाएगी, राइट। सो आप सर्टिफाइड ट्रेनर्स के पास बट यू सेइंग इट इज पॉसिबल? इट इज पॉसिबल। अगर आप जाओगे तो लाइट वेट से शुरू करते हैं वो। सबसे पहले वो, अगर आप तो 70 पे पहुंच गए, मैं तो 50 के बाद भी जो लोग आते हैं, सबसे पहले हम उनकी अलाइनमेंट देखते हैं। क्योंकि इस चीज को आपको बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा। अगर हमारी बॉडी में कोई प्रॉब्लम है तो जो हमारा ब्रेन है ना, वो आपको ऐसे चलाएगा कि इस जगह पेन है तो ये जगह पे न आए, और वो कॉम्पनसेट करेगा मूवमेंट को। इसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूट लोड। ओके। तो अगर कहीं जैसे आपको एक साइड में पेन है तो आपकी बॉडी लेफ्ट साइड में ज्यादा चलेगी, राइट में पेन है भाई नहीं जाना, तो आपको पता ही नहीं है, और आप सालों साल चलते रहोगे कि आपका पोस्चर थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा है, राइट। तो जो 50 में शुरू कर रहा है उसे नहीं पता कि उसने किस तरह से उसकी अलाइनमेंट बिगड़ी हुई है। सबसे पहले पोस्चर देखना है। यानी अगर कोई चल के ही आ रहा है आपके पास, या महिला कोई चल के आ रही है, आप उसे देख के समझ जाएंगे कि थोड़ा बहुत तो हम समझ जाते हैं। फिर हमारे असेसमेंट होते हैं, हम एक असेसमेंट करते हैं कि बैठ के होती है, लेट के होती है, कुछ स्ट्रेचेस की असेसमेंट होती है, प्लैंक पोजीशन है जैसे, उसमें लिटा के देखते हैं। जो भी बॉडी पार्ट वीक होगा वो थोड़ा सा ड्रॉप करेगा, उसकी होल्ड नहीं होगी। देखो, ग्रेविटी आपको पुल कर रही है। अब प्लैंक में भी अगर कोई बहुत, जिसका कोर वीक होता है, आप देखते हो ना उसका एब्डोमेन नीचे जा रहा है, हम उसको बार बार बोलते हैं एब्डोमेन ऊपर करो, वो नहीं कर पाएगा बिकॉज वीक मसल्स हैं, राइट। सो देयर इज एन असेसमेंट वी डू। चाहे आप 50 के हो, चाहे 60 के हो, चाहे 70 के हो, गो टू अ ट्रेनर, वो आपको असेस करेगा कौन सी मसल्स वीक हैं। ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि किसी की 100% मसल्स वीक है। अब एक सवाल है कि जो लोग वॉक करते हैं, सैर करते हैं, उनके लिए तो आपने अच्छे से पैटर्न डिस्क्राइब किया। जो लोग रनिंग करते हैं, खासतौर पर फीमेल्स अगर रनिंग कर रही हैं और सोच रही हैं कि हमें वेट लॉस भी करना है, तो रनिंग के नियम अलग हैं? रनिंग के नियम तो, सबसे इम्पोर्टेंट नियम रनिंग का भी वही है। एक रनिंग की के साथ भी आपको वेट्स करने पड़ेंगे। लॉट ऑफ पीपल जो रन करते हैं उनके नीज खराब हो जाते हैं, कई बार नी पेन हो जाता है, बैक पेन उनको होता है, किसी को कई बार सर्वाइकल हो जाता है। ओके, बिकॉज जो भी आपकी मसल में जो भी वीक होगी मसल, वो रिएक्ट करेगी। तो जो रनिंग के भी नियम यही है कि अगर आप हफ्ते में 3 से 4 दिन रन कर रहे हैं तो कम से कम, मैं बहुत कम से कम बोल रही हूँ, 1 दिन वेट ट्रेनिंग का और 1 दिन योगा का उनको ऐड करना ही चाहिए अगर रनिंग कर रहे हैं तो। और अगर आप ज्यादा ऐड कर सकते हो डेफिनेट, मैं तो ये मिनिमल बता रही हूँ। कईयों के पास टाइम नहीं होता, अभी रनिंग का बहुत शौक है, मैं कहती हूँ मिनिमम से शुरू करो। और जब रिजल्ट्स आते हैं ना पूजा, वो बहुत मोटिवेट करता है। आप देखोगे आपने 2 हफ्ते मतलब वेट्स किए और योगा किया, उसके सडनली बाद यूल फील किया भाई इम्प्रूवमेंट है, तो यू विल वांट टू नो मोर कि भी मैं और क्या ऐड कर सकती हूँ। तो डेफिनेटली अगेन वेट्स एंड दिस थिंग, वेट ट्रेनिंग इज इम्पॉर्टेंट। फिटनेस एक पूरा होलिस्टिक आइडिया है, इसमें रनिंग आ रही है, वॉकिंग आ रही है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी साथ में आ रही है, योगा भी आ रहा है, मेडिटेशन भी आ रहा है। ये सारी चीजें आने के बाद पतली हो जाएंगी महिलाएं? अंदर दिल में तो यही सवाल है। देखो, पतला और मोटा, अगेन जैसे मैंने आपको कहा, हर बॉडी डिफरेंट होती है। कैलोरी डेफिसिट भी तो आपको करना ही पड़ेगा ना, ध्यान में रखना पड़ेगा। हम जो 20s में होते हैं, 30s में हम कैसे होंगे हमें नहीं पता, 40s में 50s में स्लाइट चेंज तो बॉडी का होता ही है डेफिनेटली। बट यस, अगर आप ध्यान दे रहे हो तो मैं पतला तो नहीं बोलूंगी, बट आई डेफिनेटली से कि योर शेप विल कीप चेंजिंग। देखो, फिटनेस इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि आपने आज करी और 2 साल बाद नहीं करी।
जैसे हम मैंने किसी को एक एग्जांपल दिया था कि किसी दिन आपने बड़ा अच्छा खाना खा लिया रात को, अगले दिन ब्रेकफास्ट करते हो ना, करते ही हो ना, थोड़ा कम करोगे पर करोगे, ठीक है। सो बॉडी भी तो वही है, एनर्जी इन एनर्जी आउट, एनर्जी को एक्सपेंड करने का जरिया चेंज होता है एवरी 10 ईयर्स। 20s और 30s में तो हम बच्चों के साथ इन्वॉल्व होते हैं, 20-30s में इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है बिकॉज यू सो एक्टिव। मैंने देखा है 90% लोगों को प्रॉब्लम आती है पोस्ट 40, द किड्स आर ग्रोइंग अप, राइट। स्पेशली लेडीज को आप देखो, बच्चे ग्रो हो गए और 50s के बाद कॉलेज चले गए, अब कुछ है ही नहीं, मेनोपॉज से भी वो जूझ रही हैं, मतलब इट्स अ प्रॉब्लम। और मैंने देखा है ज्यादातर लोग जो फिटनेस कर रहे होते हैं दे हैंडल दिस वेरी वेल, बिकॉज आपने मुझे एक क्वेश्चन पूछा था ना कि हम वेट्स भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं। मैं इसको थोड़ा सा चेंज करके एक चीज़ बताना चाहती हूँ। इसका मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि अगर मेरे पास हफ्ते के 4 घंटे हैं तो आप क्या करोगे? डिपेंड करता है भाई, आपके पास मैं कहती हूँ 4 घंटे हैं कि मेरे, आप सोचोगे कि मैं 4 घंटे हफ्ते में वर्कआउट करूँगी, तो आप कैसे डिवाइड करोगे वो? तो उसमें वॉकिंग भी ज़रूरी है, वेट ट्रेनिंग, फ्लेक्सिबिलिटी एंड मेडिटेशन, और ये अलग अलग भी कर सकते हो, मिक्स भी कर सकते और ये मिक्स भी कर सकते हो। 15 to 20 मिनट्स ऑफ वॉक करो, 15-20 मिनट्स वेट्स करो, थोड़ा सा योगा और फ्लेक्सिबिलिटी, और लास्ट 5 मिनट ध्यान। दैट इज अ कॉम्बिनेशन आई डू इन माई क्लासेस। मतलब जो मैंने अनएजिंग का एक प्रोग्राम बनाया है उसमें देयर इज एवरीथिंग, देयर इज अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग, डिफरेंट फॉर्म्स। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो 35+ फीमेल्स आमतौर पर इसीलिए तब तक एक्सरसाइज नहीं कर रही होती, जैसे आपने कहा बच्चे हैं, परिवार है, घर है, उसके बाद जब वो शुरू करती हैं तो ज़्यादातर को ये लगता है कि नहीं, हमें बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ हैं तो हम बहुत सारी एक्सरसाइजेज नहीं कर सकते। क्या ये बात सच है कि कुछ चीज़ें होती हैं जो रिस्ट्रिक्ट करती हैं महिलाओं को, या कुछ चीज़ें हैं जो वो नहीं कर पाएंगी आफ्टर 35? हाँ, डेफिनेटली। अगर आपने बिल्कुल भी वर्कआउट नहीं किया है, ठीक है, एंड यू रीच 35-40 की एज में, तो मोस्ट ऑफ देम विल हैव वीकनेस, स्टेमिना कम होगा, और किसी को नी पेन हो सकती है, किसी को बैक पेन हो सकती है, जनरली लेथार्जी हो सकती है। तो सबसे पहले अगर आपने स्टार्ट करना है तो फर्स्ट थिंग मैं सबको सजेस्ट करती हूँ कि एक फुल बॉडी चेकअप कराना ज़रूरी होता है। ओके। ताकि आपको बेसिक चीज़ें होती हैं, जैसे कैल्शियम है, D3 है, B12 है, जो लोग वेजिटेरियन होते हैं, तो अगर ये कुछ कम है तो उनके सप्लीमेंट्स पहले शुरू करें। उसके साथ साथ वो असेसमेंट भी करें। देखो, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि एक असेसमेंट करनी ज़रूरी होती है कि जो प्रॉब्लम है उसके अराउंड। अब जिसको नी प्रॉब्लम है वो सोचेगा यार मैं कैसे एक्सरसाइज कर सकती हूँ, कर सकते हो आप। उसके आसपास की मसल्स को स्ट्रेंथन करोगे, थोड़े दिनों में वो बेटर हो जाएंगे। जैसे नी पेन में एक और बड़ा रामबाण इलाज बोलूँ अगर मैं, तो काफ रेजेस होते हैं, बड़े सिंपल। घर में सीढ़ियाँ हैं, उसके ऊपर पैर रख के अप एंड डाउन करो, अगेन 25 या 30 मूव्स करो। जैसे स्टेप्स पे करते हैं? हाँ, स्टेप्स पे दोनों पैर रखे, अपने आधे पैर ऊपर है और हील्स नीचे। सो जस्ट डू काफ रेजेस। अच्छा, ठीक है। काफ रेजेस मतलब हील आप ऊपर उठाओगे और नीचे लाओगे, तो आपको जो काफ है उस पर स्ट्रेच पता चलेगा। ठीक है, तो उसको एक या 2 सेट करके आप देखोगे आपको नी में फर्क पड़ेगा। अच्छा। तो ये मैंने एक सिंपल एग्जांपल दिया, इट्स अ स्मॉल टिप। बेसिकली अगर नी में प्रॉब्लम है तो थाइज, इनर थाई, आउटर थाई, हैमस्ट्रिंग, काफ, इनकी एक्सरसाइजेस करने से ये स्ट्रांग हो जाती है। सो इट्स आप सब कर सकते हो। अगेन मैं ये कह रही हूँ 35 हो, कुछ नहीं किया, स्टार्ट स्मॉल, 1 सेट में भी अगर खुद भी कर रहे हो। अगर आप किसी को फॉलो कर रहे हो तो पोस्चर देखो क्या है, अच्छे से सुनो उस वीडियो को 1-2 बार, उसके बाद फॉलो करो। पर अगर लग रहा है कहीं गलत है, देन गो टू अ ट्रेनर एंड स्टार्ट विद दैट। एक ट्रेनर और सही ट्रेनर होना कितना इम्पोर्टेंट है, ये सवाल इसलिए भी मैं आपसे पूछ रही हूँ। अक्सर हमने भी देखा अपने आसपास 35+ महिलाएं जुम्बा शुरू करती हैं और फिर परेशान होकर डॉक्टर्स को ढूंढती हैं। तो जो महिलाएं पहले एक्सरसाइज नहीं करती थी, क्या उनको जुम्बा से प्रॉब्लम हो सकती है? देखो, मैं किसी भी पर्टिकुलर एक्सरसाइज को ये नहीं बोलूँगी कि ये खराब है और ये सही है। जुम्बा इज़ अ डांस एक्सरसाइज, ठीक है, और उसमें क्या है कि वो सॉन्ग्स को लेके आप मूवमेंट करते हो। अब सॉन्ग में ना कोई वार्म अप नहीं है, कोई हाई इंटेंसिटी नहीं और कोई कूल डाउन नहीं, सडनली अप और डाउन होता है। तो योर बॉडी शुड बी ट्रेन टू डू समथिंग लाइक दैट। तो जुम्बा भी अगर आप कर रहे हो तो उसके लिए उससे पहले थोड़ा वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है। तो कुछ जुम्बा इंस्ट्रक्टर्स हैं, उन्होंने ये चीज़ों को जान लिया है कि भाई इससे बैक प्रॉब्लम हो सकती है, एंकल की हो सकती है, तो दे ट्राई टू डू दैट।
वो जुम्बा के आप कोई भी चीज़, आप रनिंग सडनली दौड़ना शुरू कर दोगे, उसमें भी आपको प्रॉब्लम आएगी। मेरे को प्रॉब्लम इस चीज़ से है कि जुम्बा को आप फिटनेस मत समझो, इट्स अ पार्ट ऑफ इट। अच्छा, ठीक है, किसी भी एक चीज को आप फिटनेस मत मतलब 5 दिन लगातार जुम्बा क्लास जा रहे वो हैं नहीं तो कर सकते आप, उससे फायदा नहीं वो होगा। नहीं फायदा होगा, उसमें प्रॉब्लम्स ही होंगी, बिकॉज आप एक मल्टीपल एक्टिविटी करते जा रहे हो। शुरू में आपका वेट लॉस होगा, लेकिन मसल स्ट्रेंथ बिल्डिंग का अगर उस पर नहीं होगा तो इंजरी होने के चांसेस थोड़े ज्यादा हो जाते हैं। इसीलिए वेट ट्रेनिंग की बात मैं वेट ट्रेनिंग पे बार बार जोर दे रही हूँ, बिकॉज इतनी स्टडीज, इतनी रिसर्च, ऑस्टियोपोरोसिस, अर्थराइटिस आपने कितना नॉर्मली सुना है, लोग कहते हैं। मेरे पास क्लाइंट्स हैं जिनको अर्थराइटिस है या ऑस्टियोपोरोसिस है, एंड दे आर डूइंग वेट्स, कर रहे हैं, लाइट वेट्स कर रहे हैं, थोड़े बॉडी वेट के साथ कर रहे हैं, बट बहुत फर्क है। वही आप स्ट्रेंथन करो मसल को, बोन में प्रॉब्लम है ना, मसल को स्ट्रेंथन करो, वो जॉइंट्स को अच्छे से पकड़ेगा, पोस्चर बेटर होगा, उससे मूवमेंट बेटर होगी। आपने नी पेन के लिए बहुत अच्छा हैक बताया, इससे मैंने बैक पेन के लिए भी बताया था, लेग स्ट्रेच का। बिल्कुल, लेग स्ट्रेच आपने बताया। इससे मुझे याद आया, मोबाइल फोन एक नई समस्या है जिससे नेक का बहुत लोगों को प्रॉब्लम है, उसके लिए भी कोई हैक है? डेफिनेटली फोन आपने देखा होगा कि अगर आप फोन को ऐसे लेके रखते हो तो एक एवरी एंगल पे जो वेट हमारे नेक और शोल्डर पे आ रहा है वो बहुत ज्यादा है, बढ़ता जा रहा है जितना जितना नीचे होता जा रहा है। और ये प्रॉब्लम बड़ों को नहीं है, मैंने 2-3 15, 16 और 17 साल के बच्चों को भी ट्रेन किया है, क्योंकि फ़ोन करते करते ध्यान ही नहीं है, शोल्डर नीचे है, किसी की नेक में पेन है, तो ये बहुत ही नॉर्मल चीज़ है। तो एक तो इसकी मेन एक्सरसाइज ये है कि जो जैसे चिन है ना, आप अपना हाथ ऐसे रख के चिन को बैक करो, तो ये बैक करने करीब 8 से 10 मूवमेंट्स आप ऐसे करके पीछे ले जाओ, एंड देन आगे। पीछे जाएंगे तो स्टिफ हो रही है, फिर रिलीज हाँ, हो रही है। बिल्कुल पीछे, क्योंकि ये आगे है ना नेक, इसको बैक ले जानी है। सो एक ये एक्सरसाइज है, ये आप 10 से 15 बार दिन में 2-3 बार कर सकते हो डेफिनेटली। उसके अलावा कुछ शोल्डर के स्ट्रेचेस हैं, शोल्डर स्ट्रेचेस गूगल कर लें, क्योंकि नेक और शोल्डर साथ में हो रहा है ना, तो एक तो नेक की एक्सरसाइज है और कुछ शोल्डर के स्ट्रेचेस करें तो उससे फायदा डेफिनेटली होगा। पर कोशिश ये करें कि हाथ में रखने की बजाय स्टैंड में रखें, मोबाइल फोन बीच में खड़े होके करें, थोड़ा सा वॉक करें, बट कॉन्स्टेंटली एक जगह करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी। कोशिश ये भी करें कि कम से कम मोबाइल फोन का इस्तेमाल करें। वो थोड़ा मुश्किल लग रहा है थोड़ा मुश्किल लगता है, बोल सकते हैं। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन आई गेस स्क्रीन टाइम कम तो किया ही जा सकता है। हाँ, बट सारा ही काम, जैसे बच्चों से भी अगर आप बात करो, कोई रिसर्च कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो डेफिनेटली इसीलिए मैं कहती हूँ आउटडोर वॉक इज सो इम्पोर्टेंट, कि एक रूटीन और पैटर्न रखो, कि उसमें आप अपना फोन टीवी साइड में रख के बाहर जाएं। जैसे मुझे किसी ने एक बार पूछा था कि मेरा बच्चा नीचे बिल्कुल नहीं खेलता, तो मैं क्योंकि उनको बहुत क्लोजली जानती हूँ, तो मैंने देखा था कि वो घर पे आके बैठे होते थे, टीवी देख रहे होते थे और बोलते थे बच्चों को कि आप नीचे जाके खेलो। चिल्ड्रन लर्न विद by seeing, by examples, they see what the parents are doing, वो भी वही करेंगे, right? अब जैसे मेरे बच्चे हैं, मेरे को उनको इतना बोलना नहीं पड़ता, फ्रैंकली उनको बहुत एक्सरसाइज पसंद नहीं है, पर उनके दिमाग में ये आ गया, दे आर बोथ वर्किंग, माय बॉयज आर बोथ वर्किंग, पर उनको दिमाग में ये आ गया कि हमें एक्सरसाइज करनी है। ये एक है, मतलब अगर वो जैसे बाहर जा रहा था, तो अगर वो अपना रूम ढूंढ रहा था तो वो जिम भी देख रहा था कि जिम पास में कौन सा है, वो एक सेकंड नेचर बन जाता है, घर में एक कल्चर बनता है, एक कल्चर बन जाता है। और मैं पता है मैंने महिलाओं का और लेडीज का पता है क्यों शुरू किया, बिकॉज मुझे ये लगता है कि जो वुमेन होती है ना, शी इज द हार्ट ऑफ द फैमिली। वो खाना बना रही है, वो सब्जियां खरीद रही है, वो चीजें बाजार से ला रही है, ठीक है, वो मूव कर रही है, चाहे बच्चा हो, चाहे हस्बैंड हो, चाहे इन-लॉज हो, सब उसी पे सेंटर्ड होते हैं ना, उससे एक इंस्पिरेशन मिलती है कि भाई तुमने खरीदा, तो वो ऑटोमेटिकली खुद हेल्दी खाएगी तो नहीं खिला पाएगी अनहेल्दी, राइट। वो ऑटोमेटिकली ऑयल्स चेंज होंगे तो सबके लिए होंगे, बच्चों के लिए भी फूड चेंज होगा, खुद वो मूव करेगी तो वो कहेगी चलो लेट्स गो टू द पार्क। तो वो एक आदत जो होती है, तो वो मुझे लगता था कि लेट मी ट्रेन अ वुमन, बिकॉज इफ आई ट्रेन अ वुमन द फैमिली विल फॉलो। दारोमदार महिलाओं पर है, आपकी अपनी फिटनेस के लिए भी और आपके परिवार की फिटनेस भी बहुत हद तक आपके हाथ में है, क्योंकि किचन का कंट्रोल आपके हाथ में है। आप जो लाएंगी वो खुद भी खाएंगी और बच्चों को भी खिलाएंगी। उसके बाद अब
आखिरी में इस बात पर आते हैं कि अनएज करते कैसे हैं? ये सब करने के बाद इस बात की गारंटी है कि हाँ, चेहरे पर भी जो है वो उम्र जो है थमती हुई नज़र आएगी? देखो एक पैरामीटर्स होते हैं ना, कुछ चीज़ें अगर आप सही करते हो, जैसे एक लिस्ट बना लो, ठीक है, इतना पानी पीना है, इतना सोना है, इतनी मूवमेंट करनी है। पानी पीना और सोना भी फिटनेस का पार्ट है। देखो ये सब कुछ है, हाइड्रेशन हमारी बॉडी में 75% तो वाटर होता है, राइट? तो पानी, हाइड्रेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। स्किन, हेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। प्लस सप्लीमेंट्स की मैंने बात की जैसे आपसे, तो ऑफ कोर्स वाटर इनटेक इज इम्पॉर्टेंट। स्लीप इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। कई लोगों को नींद नहीं आती है, स्पेशली पोस्ट मेनोपॉजल विमेन, आप देखो वो कहती हैं कि रात को नींद ही नहीं आती। और नींद एक ऐसी चीज है जिसमें रिकवरी होती है आपकी बॉडी की। आपकी बॉडी जब रिकवर करती है ना, जो नए सेल्स बनते हैं, देखो अगर हम लॉजिकली जाएं, जब हम एक्सरसाइज करते हैं, जितना आप रेजिस्टेंस बढ़ाओगे, तो जब आप हैवी उठाते हो तो देयर इज अ माइक्रोस्कोपिक टेयर इन द मसल, राइट? बोलते हैं ना थोड़ा सा। उसके बाद अगली बार जब आप वेट उठाते हो, आप ज्यादा वेट उठा पाते हो। व्हाट इज द डिफरेंस? क्यों? वो जो पुरानी मसल थी जो ब्रेक हुई, वो रिकवर करती है, रिकूप बनती है। जो नई मसल बनती है वो पुरानी वाली से 5-10% बोलते हैं ना, स्ट्रांग होती है। तो जब हम लोग फिटनेस करते हैं तभी तो हमें लगता है यार ये बड़ा इजी हो गया। तो ये इजी इसलिए हुआ। इससे मुझे एक क्वेश्चन आया, जब यूजुअली कोई ऐसी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या वेट ट्रेनिंग लोग शुरू करते हैं, उनको थोड़े बहुत पेन्स होते हैं और वो वहाँ रुक जाते हैं। हाँ। आप क्या एडवाइस करेंगे? जो पेन्स हो रहे हैं ना, वो लैक्टिक एसिड बिल्डअप जो होता है, तो वो स्ट्रेचिंग और हाइड्रेशन से ठीक हो जाता है। और ग्रेजुअली क्या होता है, पेन्स कम नहीं होते हैं। यू गेट यूज्ड टू दोस पेन्स बिकम अ हाई, क्योंकि आपको लगता है आज मैंने थोड़ा हेवी उठाया है। और अगली बार जब आप वही वेट आपको लेस लगता है, तो आपको लगता है अरे वाह, मतलब मैं तो स्ट्रांग हो गई। तो वेट ट्रेनिंग करने पर या कोई भी एक्सरसाइज शुरू करने पर अगर पेन आता है तो इट्स अ गुड साइन। इट्स अ गुड साइन, यू वर्कड योर बॉडी, इट्स टॉकिंग टू यू भाई। पर ये कैसे पता चलेगा कि आपने ओवर नहीं कर लिया है? वेरी गुड क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए कि ये गुड पेन और बैड पेन में डिफरेंस क्या है। हाँ, मतलब इस पे रुकना है या इस पे करते जाना है और बाद में डॉक्टर कहे कि तुम करते रहे एक्सरसाइज इसलिए बीमार पड़ गए? नहीं, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, एक्सीलेंट क्वेश्चन। देखो, देयर इज अ गुड पेन एंड देयर इज अ बैड पेन। जो गुड पेन होगी वो उसी टाइम नहीं होगी, वो बाद में होती है। अच्छा। क्योंकि पोस्ट एक्सरसाइज पेन बोलते हैं, अगले दिन होती है सुबह उठ के, तो उसको गुड पेन बोलते हैं कि भाई मसल्स को आपने वर्क किया है और वो थोड़ा ब्रेक हुई है, लैक्टिक एसिड बिल्डअप हुआ है, तो पेन 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 24 घंटे के बाद आता है। दीज आर गुड पेन्स, नथिंग टू वरी की जरूरत नहीं, वो तो पेन हुआ ही नहीं ना, आप कर रहे हो। लेकिन एक होती है इंजरी, वो उसी टाइम पेन करेगा। मैंने कुछ उठाया, मेरा मसल पुल हो गया, आउच, आई कांट मूव, अब मैं उसमें नहीं करूंगी बिकॉज ये इंजरी हो गई है। स्टॉप द व्हाट एवर इट इज, स्टॉप। और इमीडिएटली तो आइस लगानी होती है और डॉक्टर से मिलना होता है। लोग क्या करते हैं, हीट लगा लेते हैं या वॉलनी लगा। क्विक फिक्स मत लगाओ। अच्छा, स्पेशली अगर आप नए हो ना, बिगिनर हो, तो प्लीज क्विक फिक्स मत लगाओ। और एक्सरसाइज से इंजरी हुई है तो आइस लगाओ, आइस लगाओ इमीडिएटली एंड गो टू अ डॉक्टर। पर गरम कुछ नहीं लगाना। अच्छा, गरम सबसे पहले हीट पैड्स लगाओ। और देखो इंजरी तो होगी, मतलब कभी ना कभी तो कुछ ना कुछ होता ही है, लेकिन जो नए मसल फाइबर्स, जब आप उस इंजरी से वापस निकल के आते हो ना, यू विल नो कि यू आर स्ट्रॉन्गर देन बिफोर। ये बहुत अच्छा टिप आपने दिया है कि अगर 12 घंटे 24 घंटे बाद पेन हो रहा है तो उससे डरने की जरूरत नहीं। लेकिन जो उसी टाइम हो रहा है, दैट इज एन इंजरी, वो होती है। तो आज वेट ट्रेनिंग की, आज पेन आया, अगले दिन वेट ट्रेनिंग करें या कुछ और कर लें? नहीं, ऑल्टरनेट डे मैंने बोला था आपको वेट ट्रेनिंग करें। आज वेट ट्रेनिंग की, अगले दिन वॉक और स्ट्रेचेस करें या योगा करें, फिर उसके बाद वेट ट्रेनिंग करें। कुछ लोग 2 दिन से भी शुरू करते हैं वेट ट्रेनिंग, वो भी एक्सेलेंट है। आप 3 दिन अगर नहीं आपके पास टाइम है, आप घंटे भर की 2 दिन करिए और बाकी 2 दिन आप वॉक करिए और 2 दिन योगा करिए। मेरे हिसाब से ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है। 2 days ऑफ योगा, 2 days ऑफ वेट्स एंड 2 days ऑफ वॉकिंग। 2 days ऑफ वॉकिंग, 1 day रेस्ट, एक दिन की छुट्टी है। एक दिन की छुट्टी जरूरी भी है, बॉडी को रिकवर भी करना है, स्पाइन को रिकवर भी करना है, तो यू शुड डू दैट। अब बचा है फेस का ग्लो, उसके लिए क्या करना है? देखो, व्हेन यू पुश योरसेल्फ, एक जब हार्ट रेट बढ़ता है, तो हार्ट रेट बढ़ता है तो एक डिफरेंट काइंड ऑफ रेडनेस आती है ना फेस पे, उससे अच्छा फेशियल नहीं हो सकता। मैं क्लाइंट्स को हमेशा बोलती हूँ कि ये स्पा फ्री है। If you've pushed yourself, there is this face, you know, you will feel that glow. तभी static state में
नहीं आएगा ग्लो। आपको अपनी लिमिट्स को पुश करना है। भी कहते हैं ना, थोड़ा तो सोना को भी बनाते हैं तो वो जाता है ना हीट में। तो अगर आपको ग्लो लाना है तो यू हैव टू पुश योर लिमिट्स। और लिमिट्स हमने एक तो लेवल आपको बताया था वॉकिंग का, कि जो राउंड आप कर रहे हो, ठीक है, दैट इज नंबर 1। वेट ट्रेनिंग में लिमिट होती है कि अगर आपने 12 रेपिटेशंस करने, दैट इज द मिनिमम। आई से 8, 10 और 12 पे ही मैं काम करती हूँ, इससे ज्यादा नहीं करना। तो 12 अगर आपका एक सर्टेन वेट से हो रहा है तो आपने जो 10 और 8 करने, तो वेट बढ़ा लो। अच्छा, तो वो धीरे धीरे वेट बढ़ाना पड़ेगा। जैसे आपने 12 रिपीटेशंस किए, 2.5 किलो डंबल्स से किए या 2.5 किलो से किए, तो आप जो 10 है वो आप कोशिश करो 3.5 से करो या 4 से करो। ओके। और उसके बाद जो 8 है वो उससे ज्यादा करो। कॉम्प्रोमाइज एक चीज का नहीं करना कि रेंज ऑफ मोशन पूरा होना चाहिए। ये नहीं कि हम आधा कर रहे हैं, नहीं, रेंज ऑफ मोशन आपने पूरा रखना है। तो उसमें जो स्ट्रेंथ लगेगी, उससे जो हीट आती है, उससे जो बॉडी पे, जो फेस पे जो ग्लो आता है, दैट इज डिफरेंट। And eating well, sleeping well, hydrating well, all of that put together एक अच्छा ग्लो आएगा। ये तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि अगर फीमेल्स 6 दिन एक्सरसाइज कर रही हैं तो गंदा खा नहीं पाएंगी उसके बाद। हम नहीं खा पाते, अब हमें नहीं खा पाते, गिल्ट होने लगता है कि इतनी एक्सरसाइज के बाद जंक फूड नहीं खा सकते। एब्सोल्युटली। ये एक हिडन टिप है कि आप अगर जंक फूड खा रहे हैं तो आप अपनी एक्सरसाइज के बहुत सारे फायदों को अनडू कर रहे हैं। लेकिन जैसे कोमपल गौड़ ने आज आपको बताया और आपको समझाया है कि अगर आपको 40s में 20s लगना है, 60s में 40s लगना है, या अपनी उम्र को किस हद तक थामना है और कम करना है, ये आपके हाथ में है। बैठने से तो नहीं होगा करने से ही। उसके लिए आसान रास्ते भी हमने आपको सुझाए हैं। हमें उम्मीद है कि इस पॉडकास्ट को देखने के बाद आप आज कोई ना कोई फिटनेस रिजीम तो अपने लिए ज़रूर अपनाएंगी। थैंक यू सो मच। आपने बहुत सारे काम के टिप्स दिए हैं। हम उम्मीद करेंगे कि महिलाएं भी अपनी फिटनेस पर ध्यान देंगी। थैंक यू पूजा, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग। आई लव योर चैनल। बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है। थैंक यू सो मच।